में अब एक सब इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। 8 पुलिस के जवान घायल हो गए हैं। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी तक की गई है। हनुमान भक्तों पर हमला हुआ है। सवाल है कि आखिर भगवा के खिलाफ कौन लगातार प्रयोग कर रहा है। पहले करौली राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का खरगोन समेत 8 राज्यों में दंगा और अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा का नंगा नाच। घरों की छतों से पत्थरबाजी हुई, तलवार से हमला किया गया, भीड़ ने कई राउंड फायरिंग भी की। और तो और जब पुलिस की टीम जांच के लिए वहां पहुंची, क्राइम ब्रांच की, तो आज पुलिस की टीम पर भी पत्थर बरसाए गए। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में हिंसा का मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे नकार रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि नकारे हुए दलों ने देश को बांटने की राजनीति की है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या देश के खिलाफ कट्टर सोच वाली साजिश रची गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार में। ये दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा का साजिशकर्ता अंसार है। जरा इसकी अकड़ देखिए। जब पुलिस इसे कोर्ट ले जा रही थी, तब ये पुष्पा स्टाइल में दांव दिखा रहा था। संदेश दे रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, यानी इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब जरा ये देखिए, पत्थरबाजी, तलवारबाजी, बंदूक, संकेत साफ है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। आशंका है कि सब कुछ फिक्स था। मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर हजारों की भीड़ कहां से आ गई। पुलिस पर हमला हुआ। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल हनुमान भक्तों को निशाना बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू नव वर्ष पर राजस्थान के करौली में हुआ और रामनवमी पर कई राज्यों में हुआ। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। इस बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि दंगे का आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज पुलिस की टीम जब सोनू नाम के आरोपी के घर पहुंची, तो पुलिस की टीम पर पत्थर बरसाए गए। सोनू का भाई सलीम पहले ही दंगे के आरोप में अरेस्ट हो चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कट्टर सोच वाला पत्थर गैंग पूरे देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भगवा के खिलाफ कट्टर साजिश। और अब वक्त है विश्लेषण का। कट्टर साजिश के खिलाफ सबूतों वाला विश्लेषण जरूर देखिए। मैं आपको एक एक करके 5 वीडियो दिखाऊंगा। ये 5 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देगी। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, सबूत वाला पहला वीडियो। दंगाई सोनू ने बंदूक से गोली चलाई। ये आपको दिख रहा होगा, ये व्यक्ति जो है वो गोली चला रहा है। ये देखिए लाल, ये देखिए नीले कुर्ते के अंदर ये व्यक्ति जो है ये गोली चला रहा है। और इसने कितने राउंड फायरिंग करी, टोपी डालकर ये जो मियां भाई है ये गोली चला रहे हैं। क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इनका नाम सोनू है। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, जो दूसरा वीडियो है, दंगाई के हाथ में तलवार है। खुलेआम तलवार लहराता हुआ दंगाई दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये तलवार जहां गोला बनाया हुआ है, ये मार्क्ड इट। सबूत वाला तीसरा वीडियो, शोभा यात्रा में शामिल हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी। अब देखिए किस कदर पत्थरबाजी हुई है।
अचानक ये पत्थरबाजी शुरू होती है और जखीरों के जखीरे पत्थर के मिलते हैं छतों पर। क्या मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपके घरों की छतों के ऊपर क्या पत्थर होते हैं क्या? तो इन छतों में पत्थर कैसे पहुंच गए? अब चौथा वीडियो देखिए जिसमें छत से फेंके जा रहे हैं पत्थर। आप देख सकते हैं इन छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें हैं। ये व्यक्ति पत्थर मारता है और फिर नीचे छुप जाता है। ऐसे ही पहले एक जगह से पत्थर आता है, फिर दूसरी जगह से पत्थर आता है। सबूत वाला पांचवा वीडियो, पुष्पा वाली अखड़ में दंगे का आरोपी अंसार, देखिए किस तरह से इशारा करा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसको दूसरी लाइन दे रहे हैं, लेकिन ये पुष्पराज एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हुआ है साउथ इंडियन पिक्चर का। उसमें वो कहता है मैं झुकेगा नहीं, तो ये इनका कहना है कि मैं झुकूंगा नहीं, तो ये गर्दन के नीचे इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन बड़ी खबर है, दिल्ली हिंसा में इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा दावा है, उपद्रवियों को बोतलें सप्लाई की गई थी। उपद्रवियों को बोतलें सप्लाई की गई थी। कबाड़ी शेख ने ये बोतलें सप्लाई करी थी। कोर्ट में एक आरोपी ने कबूला है इस बात को। कबाड़ वाले के पास से बोतलों का ढेर था, उससे ली गई थी और सप्लाई की गई थी। यानी प्लानिंग पहले से थी। उकसाता कोई नहीं उकसाता, लेकिन प्लानिंग पहले से थी। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस का यह सनसनीखेज खुलासा है। उपद्रवियों को बोतलें सप्लाई की गई थी। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, कबाड़ी शेख हामिद ने बोतलें दी। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, अलका लांबा, संजीव झा जुड़ रहे हैं, शोएब जमई और साजिद रशीदी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं अलका लांबा, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं ये दिल्ली को क्या हो गया है। पहले दिल्ली में इससे पहले दंगा होता है और अब इस तरह की हिंसा सामने हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल अमीश जी, ये मेरी और हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली इसकी पहचान थी। अब दंगों वाली दिल्ली इसकी पहचान बनती जा रही है। दुर्भाग्य है, सही का 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोग मारे गए, जख्म भी भरे भी नहीं थे। 22 में आते आते जहांगीरपुरी से, और उसके बाद सबक नहीं लिया। उत्तम नगर में भी नंगी तलवारें हमने लहराते हुए देखा। बिल्कुल खुफिया विभाग, पुलिस, गृह मंत्रालय का फेलियर 2020 में भी रहा और अभी भी रहा। सही कहा आपने, हर हथियार, पत्थर, सब कुछ, नंगी तलवारें, पिस्टल इकट्ठे किए गए, लहराए गए। किसी को कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कहां व्यस्त है दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, कि उन्हें इतना कुछ होता है दिल्ली के अंदर, खबर नहीं लगती है, खबर नहीं लगती है। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, सावधान हो जाइए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही, लोग कहते हैं इन्हीं जगहों पर धार्मिक, हर धर्म की शोभा यात्राएं निकलती रही, लेकिन कभी दंगे नहीं हुए। अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फायदा हो रहा है सत्ता में बैठे हुए लोगों को। इसलिए इन धार्मिक यात्राओं का पूरा राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता में बैठे लोग धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाकर अपना मकसद साधना चाहते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करूंगा, लेकिन जो दिल्ली में पुरानी, खासतौर पर जो ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दंगों की पटकथा कह सकते हैं सीए की वजह से थी। सीए को लेकर बहुत ज्यादा वैमनस्य फैलाया गया, उसकी वजह से हो गए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सिर्फ दिल्ली में ये पत्थरबाजी नहीं होती, इस देश के 8 राज्यों में पत्थरबाजी होती है। क्या आपको लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सिस्टम फेलियर है? व्हाट यू हैव टू से? देखिए, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जैसे अलका जी ने कहा था कि दिल्ली दिल वालों की दिल्ली। आपने कहा सही, मगर हमारी सरकार आने से पहले धमाकों से दहलने वाली दिल्ली होती थी 2008-2013। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में आपके दौरे हुकूमत में कोई इलाका बताइए जो रह गया हो। दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, वाराणसी में धमाके, लखनऊ में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलुरु में धमाके, चेन्नई में धमाके, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके। और इतना ही नहीं होता था, अगर किसी पार्क में जाइए तो लिखा रहता था अमुक अमुक को छूना नहीं वरना धमाका हो सकता है। अब वो दौर खत्म हो गया, RDX आना बंद हो गया, AK-47 के द्वारा गोलियां चलना बंद हो गया। तो अब क्या करें? तो ये तरीका अडॉप्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि पत्थर इकट्ठा करके पत्थरों के द्वारा करने का प्रयास किया जाए। हाँ, अब मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए क्या होता है, जब उनको लगता है तो आतंकवादी, अपराधी नए नए तरीके इजाद करते हैं। जैसे आप याद करिए, यूरोप में जब बहुत सख्ती हो गई थी, उन्होंने एक तरीका अडॉप्ट किया था कि भीड़ वाले में जाके गाड़ी चढ़ा दो, उसी में 8-10 लोग अगर कुचल जाएंगे। तो जो पत्थर किया है, चिंता मत करिए, जैसे सरकार ने सतर्कता के साथ RDX
गोली और बंदूक को सफाई की थी, वैसे ही जो पत्थर वाले भी हैं, पूरी टेक्नोलॉजी चाक चौबंद के अनुसार अब पूरा एक एक व्यक्ति चिन्हित होता चला जा रहा है। जैसे बुलडोजर ही नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, ताकि कोनों में छुपी हुई भी उस गंदगी की सफाई करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मगर अफसोस यह है कि सियासी दिमागों में जो बैठी हुई है, इसको कैसे दूर करेंगे। कि किसी का कारपोरेटर ताहिर हसन के घर पे उस जमाने में जखीरा मिलता था, तो पहले उसको डिफेंड करने का प्रयास किया जाता था, फिर मजबूरी थी कि इसलिए उसको पार्टी से हटाना पड़ा, और फिर कभी आतंकवादी के पक्ष में, कभी अपराधी के पक्ष में, और जो छाती ठोक के कहते थे कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। बड़े दुख की बात है कि उन्हें आतंकवादी नहीं, अपराधी का भी मजहब दिखता है, और जैसे ही उस पर धारा लगती है उसका मजहब दिखता है, और तो और फिल्म तक में मजहब दिख जाता है। जब तक दिमाग की ये गंदगी नहीं दूर होगी, तब तक संजीव झा, इससे वास्तविक निजात नहीं। संजीव झा, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है या उसका नेता है अंसार, तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले ताहिर हुसैन भी हमने देखा है। देखिए, मुझे लगता है कि आप सबने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी के घर पे जिसने अटैक किया था, उसको दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया। तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस तरह के लुच्चे लफंगों को, गुंडे को इनकरेज करती है, और उनको कहती है कि चलो हमारा शासन है, कुछ नहीं होगा, तुम गुंडागर्दी करो। मुझे ये लगता है, एक बात बताइए कि हालांकि ये जो जिस एक फोटो को जोड़ रहे हैं, वही उसी व्यक्ति का फोटो मैं आदेश गुप्ता के साथ भी देख रहा हूं, तो मुझे ये लगता है कि इनके पास इस तरह की फोटो की चीजें जोड़ने की आदत है। उनका फोटो किसके साथ देख रहे हैं? मैं आदेश, अभी मेरे पास एक फोटो आया, वो आदेश गुप्ता जी से फोटो मैंने देखा है, अभी कुछ देर में वो फोटो दिखा दूंगा, मैंने मंगाया है किसी से। लेकिन देखिए, मेरा ये कहना है, मैं पर उसमें नहीं जाता, क्या वो आम आदमी पार्टी का कोई ऑफिस बेरर था, क्या वो कार्यकर्ता था? तो ऐसी बहकी बातें ये लोग करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, एक बात समझिए आप कि शोभा यात्रा बचपन से हम लोग देखते आए, चाहे रामनवमी का शोभा यात्रा हो या हनुमान जयंती का शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा हम लोग झाल मृदंग के साथ जाते थे, शंख के साथ जाते थे, फूलों की वर्षा होती थी, हथियार नहीं लहराया जाता था। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये पिछले 2-3 महीने में, अब देखिए, अलग अलग राज्यों में एक सेट पैटर्न है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि सेट पैटर्न है, मैं भी कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सेट पैटर्न है इस देश को दंगे में धकेलने का, इस देश को नफरत की राजनीति में धकेलने का। जेपी नड्डा ने तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो चिट्ठी लिखी कह रहे हैं नकारी हुई पार्टियां ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहती है देश के अंदर, जो पार्टियां नकारी हुई हैं वो तो पूरा देश जानता है ना अमीश जी। आप कह रहे कि जहांगीरपुरी में उकसाया गया, मतलब एक तरह से जो तलवारें, जो शोभा यात्रा में तलवारें चल रही थी, वो तलवारें नहीं जानी चाहिए थी। ये आप देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दंगा, नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं। दंगा में जो कोई भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए, चाहे वो किसी भी कौम के हों। मुझे ये लगता है कि आज ऐसी सबक सिखाया जाए कि आगे ये हिम्मत ना हो कि कोई दंगा उकसाए या दंगा में शामिल हो। तो मुझे लगता है कि ये लगातार सेट पैटर्न है, और अगर ये सेट पैटर्न के साथ ये घटना हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश है। सुधांशु जी, ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबटल ऑन दिस। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि जो लोग नकार दिए गए वो नकारात्मक राजनीति इसलिए कर रहे हैं। संजीव जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं, सेट पैटर्न है, वही पैटर्न दिख रहा है जो दिल्ली के दंगों में 2020 में किसी की छत पे जकीरा दिखता था, वही पैटर्न आज दिख रहा है। ये बात बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं। कोई कहे कि इंटेलिजेंस का फेलोर है, तो अगर कोई धीरे धीरे करके पत्थर ले जा रहा है, तो पत्थर ले जाते समय जाना, अब आगे से ड्रोन के द्वारा उसकी भी मैपिंग की जाएगी तो क्लियर होगा। लेकिन सुधांशु, समस्या यहाँ तो बच्चे भी पत्थर चला रहे हैं, परंतु तस्वीरें में दिख रहा है जो यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं। मैं एक मिनट अमीश जी, एक लाइन में कह दूं, मगर हमारे जो दोनों सम्मानित प्रवक्ता विपक्षी दलों के हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, क्यों तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मान्यवर, ये सेट पैटर्न है। याद करिए, अभी परसों ईस्टर के मौके पे नीदरलैंड में भी ऐसा ही हमला हुआ है, स्पेन में भी हमला हुआ है, 2 साल पहले कोलंबो में भी हुआ था, वो भी सत्संग भाजपा के उकसाने पे हो रहा था। जनाब, ये इतना बड़ा पैटर्न है और उस पैटर्न को कोई देखना ना चाहे, समझना ना ये चाहे। इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने देखा स्पेन और स्वीडन के अंदर जो अटैक हुए हैं, वो भी वो वहां पे भी पत्थरबाजी हुई है। मतलब ये एक चिंताजनक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलका लांबा कुछ ऐड करना चाह रही है। अलका जी।
अमित जी, ये वो पार्टी है जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने आई थी और भारत की राजधानी दिल्ली में इनके रहते हुए सत्ता में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। ये अपनी विफलताओं को नीदरलैंड, स्पेन के पीछे छुपाना चाहते। एफआईआर हुई है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर हो गई है, क्योंकि बिना पुलिस की जानकारी और इजाजत के उन्होंने अचानक इतनी बड़ी भीड़, नाबालिग बच्चों के हाथ में हथियार, नंगी तलवारें, बैट देकर वहां से निकाले गए। वहां पत्थर इकट्ठे हुए, पुलिस की खबर में नहीं था। 2 पुलिस वाले सिर्फ यात्रा जब शुरू हुई तो वहां उपस्थित हुए, जब पत्थरबाजी हुई तो और पुलिस बुलाई गई जिसमें पुलिस वाले घायल होते हैं। ये सब देश के सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन, नाक के नीचे होता है, नाक के नीचे। और सब भी पता नहीं क्यों हो रहा है। आज देश में महंगाई दर 14.55 पर है। आज पेट्रोल 100 पार है, डीजल 90 पार है। जी, ये तो तर्क लाजमी नहीं होगा। महंगाई हो सकता है, महंगाई है बढ़ी हुई, लेकिन एक बात बताइए ना, लेकिन उसके एवज में कोई पत्थर चला देगा? आज ये तो आप महंगाई की आड़ में हिंसक लोगों को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। अमीर जी, बहुत आसान है। आप कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो कहते थे युवा जो है भटका दिया गया है। आज देश का बेरोजगार युवाओं के हाथ में नौकरी देने की बजाय नंगी तलवारें दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजगार मांगेगा। आप क्या बात कर रही है? ये लोग बेरोजगार हैं जो नंगी तलवारें और पत्थर लेके चल रहे हैं, जो पेट्रोल बम लेके चल रहे हैं, जो पत्थरों के जखीरे लेके चल रहे हैं, ये बेरोजगार है। भूखमरी 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त सरकारी राशन पे निर्भर रख रहे हैं। वो बेरोजगार नहीं है तो सरकारी मुफ्त राशन पे क्यों? एक बात बताइए, ये बेचारे तो बेरोजगार हैं। ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, एक सेकंड रुकिए, ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अंसार, इसकी एक मैंने तस्वीर देखी जिसमें वो 15 विदेशी शराबों के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा है। वो तस्वीर में ब्लर करके दिखाता हूं। ये बेरोजगार आदमी है। ये देखिए, ये जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो व्यक्ति है, ये 15-20 विदेशी शराब के साथ घूम रहा है। ये बेरोजगार व्यक्ति है। देश का प्रधान, वो जो गोली चला रहा है, वो BMW गाड़ी पे जिसने पैर रखा है, ये बेरोजगार व्यक्ति है। गरीबी नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, शिवम त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, ना ये डिबेट इंपॉर्टेंट है। सुधांशु हो, 1 सेकंड। सुधांशु, मतलब है कि देश में सुधांशु रिस्पॉन्ड। भुखमरी नहीं है। मैं माफी चाहूंगी, आपके तर्क जो है वो बेतर्क हैं कि अगर किसी आदमी की टेबल पे 100 व्यंजन है तो देश में गरीबी भुखमरी नहीं है। मैडम, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, अंसार की। ये कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, ये कोई बेरोजगार नहीं है। नहीं कर रही आप जो पुष्पाराज के स्टाइल में कह रहा है मैं झुकेगा नहीं। एक सेकंड, शिवम त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु पहले आप, सुधांशु पहले आप 30 सेकंड। सुधांशु, ठीक है, अलका जी निवेदन स्वीकार करिए। अलका जी इतने भावावेश में बोल रही है। अलका जी भूल गई, गरीबी तो एक माइंडसेट है। ये राहुल गांधी ने बयान दिया, गरीबी तो एक माइंडसेट है। तो माइंडसेट पे काहे आप इतना भाषण दे रही हैं? तो सिर्फ दिमागी सोच से होती है। और यहां पर मुद्दा जो है, जिस मुद्दे पे है, तो हम आपको ये सिर्फ कहना चाहते हैं, जो लोग पकड़े गए, जिसने नियम कानून तोड़ा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हिंदू पक्ष के भी लोग थे जिनके पास 2 गैर कानूनी हथियार थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। मगर जो दूसरे पक्ष के हैं, उनके तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 6-7 बार के आपराधिक मुकदमे, 7-8 साल के मुकदमे उनके ऊपर, बांग्लादेशी बांग्लादेशी दिल्ली तक आ कैसे रहे और आ गए तो रह कैसे रहे? कर रहा था। क्यों आप अपने गृह मंत्री की विफलताओं को छुपा रहे हैं? जवाबदेही किसकी है अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं और दिल्ली में जवाब बांग्लादेशियों को बसाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, इसके ऊपर निश्चित तौर पर सुधांशु, शिवम त्यागी भी बोलना चाह रहे हैं लगातार। शिवम त्यागी, बेरोजगारी है, गरीबी है, इसलिए नाकामियों को छुपा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कमाल की बात यह है, मैं तो अमीश जी अपने आप में बहुत अचंभित हूं। संजीव झा यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी मेजॉरिटी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको हिंदुओं ने वोट दिया है। इन्होंने आकर जो लोग हाथ में तलवार लिए हुए थे और जो पिस्टल लहरा रहे थे, वो तो इन्होंने देखे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने पिस्टल चला दी, जिन्होंने पत्थर से पुलिस के सर फोड़ दिए, क्योंकि वो विशेष समुदाय से जो है एक ताल्लुक रखते हैं, तो एक बार उनके ऊपर शब्द नहीं कहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो पिस्टल लेकर घूम रहा था वो सही है या गलत, वो पुलिस तय करे। और अगर लोगों ने गिरफ्तारी जिनकी हुई है तो जाहिर है पुलिस ने वो देखा होगा। लेकिन जो लोग लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं पुलिस को, उनके बारे में एक बार भी संजीव झा ने नहीं कहा कि वो गलत है। मतलब मुस्लिम तुष्टिकरण में इतने दबे हुए हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आगे आता हूं। आपने कहा कि वो पुष्पराज, अरे वो कोई पुष्पराज नहीं है। वो कह रहा है ऐसे ही गर्दनें काटूंगा मैं, पीस पीस करके काटूंगा, और हंसते हुए जा रहा है, क्योंकि उसे पता है
इनकी जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी वालों की जिम्मेदारी बस सबूत मांगने की है। शीला दीक्षित जी के समय में क्या कहते थे ये दिन रात, इतनी कमजोर मुख्यमंत्री हैं, हर बात पर कह देती है केंद्र की जिम्मेदारी है। आज आप भी तो मुख्यमंत्री हैं जी, कुछ तो करिए। और अब कहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। लेकिन ये जो हर गली में ताहिर हुसैन छोड़ रखा है, ताहिर हुसैन आपने, ऐसे जैसे ताहिर हुसैन को तो कम से कम पार्टी से निकालकर बाहर अब तक कीजिए। आपका अमानतुल्लाह खान अब तक इस बात को नहीं मानता, वो अब तक कहता है ट्विटर पे कि ताहिर हुसैन को सिर्फ इसलिए फंसा दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, और यहां बैठकर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो उसे निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया तो जिस तरीके से वो जहर उगलता है उसको भी रुकवाइए ना। और एक रोहिंग्यास की एक चीज है, मुझे 30 सेकंड अगर और मिल जाए तो मैं एक बार एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। ये रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं, ये अमानतुल्लाह खान है, को बसाने की जिम्मेदारी। ठीक है, ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो खुल्लम खुल्ला ओपनली वो ये कह रहा है कि शरणार्थियों को मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जगह दे रहा हूं, बिजली पानी दे रहा हूं, ये रोहिंग्यास है, तो दंगे तो होंगे। ठीक है संजीव झा, आप बेसिकली उधर भी खुश रखना चाहते हैं, इधर भी खुश रखना चाहते हैं, यानी आप दोनों हाथों में पॉलिटिकल लड्डू चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेलेक्टिव बातें सुनना पसंद करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो भी दंगाई है और जिसने भी अपराध किया है, पुलिस उसको बख्शे नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा हो। और पूरा देश जानता है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को, प्रवक्ता को यहाँ डिबेट नहीं करना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि हमने सख्त से सख्त सजा दोनों को दिया है, ताकि कल से हिम्मत ना करे कि किसी तरह का कोई इस तरह का दंगा करे या दंगा में शामिल हो। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शोभा यात्रा हमने भी निकाली, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी निकाला, हमारे समर्थक भी निकाल रहे हैं, वहां तो दंगा नहीं होता, उल्टा वहीं मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, उसमें शरबत पिलाते हैं, उसमें साथ खड़े होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मैं दावे से कहता हूं, आप भी मीडिया के लोग हैं, संजीव जी आप कह रहे हैं, दंगा प्रायोजित होते हैं। संजीव जी एक सेकंड देखिए, थोड़ा मिक्स हो रहा है इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा आपने भी निकाली, यानी आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं ने भी शोभा यात्रा को निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मतलब इसी शोभा यात्रा में क्यों दिक्कत हुई, ये आपका कहने का मतलब है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दावे से एक बात और कहता हूं, शोभा यात्रा नहीं मैं फोटो पहले आपको दिखाता हूं। अगर ये फोटो नहीं, एक मिनट और एक फोटो मेरे पास आता, आदेश गुप्ता जी हैं, मनोज तिवारी जी, उसी के पीछे वही व्यक्ति है जिसका नाम अंसार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं, दोनों फोटो पैरेलल दिखाइए, मैं आपको भेज देता हूं। तो पहली बात, दूसरी बात, मैं कहता हूं कि जितने जहां दंगे हुए के नेताओं ने ट्वीट करा है, हाँ मैं बिल्कुल मैं ट्वीट भी करता हूं, आपको भेज भी देता हूं। पहली बात। दूसरी बात कि जहां जहां दंगे हुए हैं, उस दंगों में आप जरा ठीक से जांच कर लीजिए, वो जो शोभा यात्रा निकला उसमें भड़काने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता दंगा कराते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी सामान्य आदमी शोभा यात्रा अपना निकाल के अपने धर्म के साथ, हम सब जब जाते हैं तो हम भजन गाते जाते हैं, झाल मृदंग के साथ जाते हैं, संघ के साथ, यही बात तो अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं। दूसरी बात मैं फिर कह देता हूं, अमनतुल्लाह खान ने यही तो बोला, उन्होंने बोला है जहांगीरपुरी हिंसा के लिए सिर्फ एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे लगाना, मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करना और भगवा झंडा लगाने की कोशिश करना क्या सही है? आप वो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर घुस के भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई, वो इतना सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। अगर इसके कुछ तथ्य है तो दिल्ली पुलिस को वो दे, कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस क्या आपको सारी बातों को जांच कर रही है, समुदाय को टारगेट मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली, देखिए दंगा में जो कोई भी शामिल है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस किसी ने दंगा में दंगाई हैं उनको दिल्ली पुलिस ना बख्शे, ये मुझे कैटेगोरिकली कहा है। एलजी साहब से अपील है और किसी मस्जिद पर भगवा लहराने की कोई कोशिश नहीं हुई है। इवन बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है, आपकी जानकारी में मैं बता दूं। नहीं होना चाहिए, मैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो आपके कदम का स्वागत करता हूं। मैं यही चाह रहा हूं। संजीव जी, जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि आपके नेता कह रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ ही टारगेट क्यों हो रहा है, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ही समुदाय पर टारगेट हो रहा है। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे दोनों को, जो दंगा भड़का रहा है, वो जो दंगा में शामिल है वो, और जिसने जाकर के दंगा में गोली चलाई या जो कोई अपराध किया उसको किसी को ना बख्शा जाए और ऐसी सजा मिले कि आगे से हिम्मत ना हो किसी को कि देश में दंगा प्रोवोक करने की हिम्मत करे।
सुधांशु त्रिवेदी, रिप्लाई ऑन दिस। दिल्ली पुलिस एक तरफा टारगेट कर रही है। आपने देखा कि संजीव जी इतनी देर से बार वही बात घुमा घुमा कहते रहे, मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कार्रवाई जो उनके एमएलए ने कहा है एक समुदाय के खिलाफ हो रही है, ना एक शब्द ही नहीं निकल सकता। ये वो पार्टी है जिसके कि मुख्यमंत्री जी कहते थे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, तो बार-बार कह रहा हूं भाई कि आप जो मैं राम मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूं, परंतु दिल में शाहीन बाग है, वो ये भी बोले थे दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। अपराधी के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहा है। ये कहना कि एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस पे एक शब्द नहीं निकल रहा है, और बाकी ढोल मजीरा गाते हैं, हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं। यही समस्या है, यही जो सियासत है, इसीलिए यहां पर इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। ईमानदारी से कहिए। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आर पार आप देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो में। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। यूक्रेन में कादिरोव अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चेचन मीडिया का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चेचन मीडिया की तरफ से जंग की रिपोर्टिंग का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उनके रिपोर्टर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के आशियानों को कवर करते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में उनके रिपोर्टर वहां के लोगों से बातचीत भी करते दिखे। हालांकि चेचन मीडिया सिर्फ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दबदबे वाले इलाके में अपनी कवरेज करती नजर आई। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में चेचन मीडिया के रिपोर्टर कादिरोव के लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए। इस दौरान वहां Z साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए 2-2 के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी, और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उड़ता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए। और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था। और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी की थी और इस दौरान उसकी कोशिश ये थी कि यूक्रेन के सैनिकों को भूखे मारा जाए, जिसके लिए रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास बने कई गोदामों को या तो तबाह कर दिया या उन पर कब्जा कर लिया। ये वो गोदाम थे जहां यूक्रेन की सेना और लोगों के लिए भारी मात्रा में खाने पीने का सामान रखा गया था।
ताकि जंग के दौरान कोई भूखा न रहे। यूक्रेन के इसी तरह के एक बड़े गोदाम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो कीव से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि रूसी सेना ने उस गोदाम को भी निशाने पर लिया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर सकी और उसके जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उसे फिर अपने कब्जे में ले लिया। पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए, और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए। उस गोदाम के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। इसी तरह के कई और गोदाम भी रूस के निशाने पर थे, ताकि भूख से तड़पकर यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने पर मजबूर हो जाएं और रूसी सेना जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर सके। यही नहीं, पुतिन के सैनिकों पर एक दूसरे इलाके में कई बड़ी दुकानों में लूटपाट का भी आरोप लगा। बताया गया कि कीव के बाहरी इलाके में कई दिनों तक डेरा जमाए रखने की वजह से रूसी सेना के पास भी खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी थी। ऐसे में सैनिकों ने बड़ी बड़ी दुकानों को निशाना बनाया और वहां जमकर लूटपाट की। बाद में उन्हें तबाह भी कर दिया गया। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया, ताकि यूक्रेन की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएं। हालांकि रूसी सेना के उन जगहों से जाने के बाद बिजली की सप्लाई को दोबारा शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे रहे। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के कई इलाकों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें सड़कों पर जिंदा बम पड़े दिखे, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उन्हें डर है कि कहीं वो इन बमों की चपेट में न आ जाएं। सामने आए वीडियो में सड़कों पर सैकड़ों जिंदा बम और मिसाइलें पड़ी नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ गोला बारूद ही दिखाई दिया। शहर के लोगों को बमों से बचाने के लिए यूक्रेन के जवान इलाके में गश्त करते नजर आए। सैनिकों ने अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाया, ताकि बमों से लोगों को बचाया जा सके। सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। कई जिंदा मिसाइलें चारों तरफ पड़ी नजर आई। यही और इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। AIMIM के अध्यक्ष सरगना असाउद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो अमतुल्लाह खान कह रहे हैं एग्जैक्टली वही है। एक वर्ग के निशाने पर है, एक वर्ग निशाने पर है, बिना इजाजत के जुलूस निकाला गया, ये भी कह रहे हैं असाउद्दीन ओवैसी। असाउद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप है, मुखिया है अपनी पार्टी के असाउद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है दिल्ली पुलिस, एक तरफा कार्रवाई सिर्फ हो रही है। और यही एग्जैक्टली आरोप है अमतुल्लाह खान का भी, एक वर्ग निशाने पर है असाउद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं वो भी। देखिए, ये दंगों की दुखद घटना में ये सेक्युलरिज्म की जवाबी कव्वाली चल रही है कि कौन जो है कितना बड़ा सुर दिखा सके एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। और ओवैसी पे क्या कहा जाए, पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी। तो वो तो इस प्रकार की बात करेंगे, और पहली बात थोड़ी कह रहे हैं। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, ये मुस्लिमों के बारे में उनमें एक विक्टिम नैरेटिव चलाने का प्रयास बहुत पुराना है अमीश जी, हमारी सरकार के जमाने का नहीं है। जब पोटा आया था तो पोटा हटाने के लिए क्या मनमोहन सिंह सरकार ने हटाया, क्या कहा, मुसलमान बहुत पकड़े जा रहे हैं, चलो वो ठीक है, वो लगाया भाजपा ने था। टाडा तो राजीव गांधी की सरकार लाई थी और हटाया नरसिम्हा राव ने, तो भाजपा कहीं नहीं थी। मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें खालिस्तानी आतंकवादी भी निरुद्ध हुए थे, एनटीटी वाले भी निरुद्ध हुए थे, नक्सल्स भी निरुद्ध हुए थे, बोडो वाले भी निरुद्ध हुए थे, नागालैंड वाले भी निरुद्ध हुए थे। किसी ने नहीं कहा कि हम लगाए जा रहे हैं, बस वो छाती पीट पीट के। एक और बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह, मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी बता रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर डायरेक्टली बात करी है पुलिस कमिश्नर ने, और गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों को ऐसा कहा है और ये कहा है कि ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बन जाए। बड़ी कार्रवाई करनी होगी, कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मिसाल बने ऐसी कार्रवाई करिए, छोड़ना नहीं है किसी को। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अफसरों से बात की है और उस बातचीत में यह बात निकल के सामने आई है। सुधांशु त्रिवेदी एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई हो जो मिसाल बने। हाँ, मैं एक टेक्निकल बता देता हूं। ये तो मैंने पुरानी बात बताई। आज 23 लोगों पे कार्रवाई हो चुकी है, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया, जिसमें 7-8 हिंदू हैं, 13-14 मुस्लिम हैं। और मैं एक और बात फिर रिपीट करता हूं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, अरे उनके लिए तो कुछ बोल दो भाई।
जो इससे पहले 6-6, 7-7 बार मतलब इलीगल वेपन्स रखने से लेके, किसी के ऊपर अटैक करने से लेके, छीना झपटी करने से लेके, राजनी करने से लेके हर प्रकार की बात कर चुके हैं। चलिए बाकी बात अलग है, सीधे जो गोली फायर कर रहा पुलिस के ऊपर, हम तो कह रहे हैं अगर किसी ने इलीगल तमंचा नचाया तो उस पर कार्रवाई हो। उन दोनों लड़कों पे कार्रवाई हुई, वो गिरफ्तार हुए, नाबालिग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मगर जिसने गोली चलाई पुलिस के ऊपर, संजीव झा, उसके लिए तो कोई बोले। संजीव झा, क्या आपको लगता नहीं है कि आप जैसा सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं, और ये हम सबको पता है, हिंदुओं पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ एक तरफा बात क्यों हो रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? वहां मैं तो बार-बार गिरफ्तारी तो हिंदुओं के लिए भी हुई, कि हिंदुओं की भी हुई है, कोई बचाने तो नहीं आया ना उनको कि इनको गिरफ्तार मत करो, बेचारी है ये लोग। पुलिस, व्हाई दिस कवर फायर? पुलिस इनके पास लॉ एंड ऑर्डर इनके पास। हम तो कह रहे हैं कि जिसने गोली चलाई उसको बख्शो नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो आपराधिक रिकॉर्ड का है उसको पकड़ना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको। हम नहीं कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि दोनों जो प्रोवोक करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस इसको यही मेरा सवाल है, आप कैसे इस निष्कर्ष बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। गृह मंत्री अगर कह रहे हैं नहीं, हम कहता हूं बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं, आप और अमनतुल्लाह खान की प्रोवोक किया गया और इस वजह से ये सब कुछ हो गया? क्या इसका एविडेंस है आपके? क्या मतलब इसका मतलब कोई तो तथ्य होंगे इसके पीछे? मैं आप कह रहे हैं ना प्रोवोक जो कर रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि आज जहां बीजेपी के समर्थक शोभा यात्रा निकालते हैं, दंगा वहीं क्यों होती है? ये बड़ा आरोप है देश आपका, में बड़ा दंगों की गंभीर जांच करा आरोप है। लीजिए। ओके, सुधांशु भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। जहां ये शोभा यात्रा निकालते हैं वहीं सुधांशु हो रहा है। ये तो आप ही पे ब्लेम है। ये अच्छा है ना। अब देखिए ना, अब जवाब दे दीजिए। अब देखिए ना कि दंगे होने के बाद पूरे दिन टीवी डिबेट हम क्या कर रहे हैं? दंगों कर रहे हैं, महंगाई खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो आप कह रहे हैं महंगाई का अल्टरनेटिव है ये दंगा। इनकी विफलता का डिबेट ना हो, अंसार को पत्थर मारने के लिए किसने बोला था? बस ऐसे ही डिबेट होते रहे और फिर ये उदाहरण देंगे, फिर भारत की बात नहीं करेंगे, कभी सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये सब कुछ आप करवा रहे हो। ये गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी का। अमीश जी, आपने देखा कि जिस आदमी की सीधी फोटो है कि वो गोली चला रहा है गैर कानूनी हथियार से पुलिस के ऊपर, एक चू नहीं निकली मुंह से कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक, अरे मैं तो कह रहा हूं पकड़ो उसको, और अगर आप कहने लगे कि जहां नहीं निकलना चाहिए, यात्रा निकल रही है, यात्रा भाजपा की नहीं निकल रही है, सिलेक्टिव बातें। अरे मैं उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं कि आप नहीं, मैं उसी का भी जवाब दे रहा हूं। आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, चलाया उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं सेलेक्टिव बात आपको बिल्कुल इलेक्टिव बात बता रहा हूं। आप बोल लीजिए तब मैं जवाब देता हूं। अब मैं जवाब दूं? सुधांशु त्रिवेदी, हाँ, मैं आपको बताता हूं, देश का कोई भी समझदार व्यक्ति को पता है पुलिस का काम है गिरफ्तार करके अदालत पे ले जाना और फिर उस आरोपी को सजा दिलवाना राज्य सरकार के वकील का काम होता है, और वो सब वकील आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार के अधिकार में। इसीलिए मैं कहता हूं जेएनयू के मामले में बहुत लगा दी थी इन्होंने, उनको सजा नहीं होने दी। की समझ है सुधांशु जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन कानून की समझ का मैं दाद देता हूं आपको। वकील प्रदेश सरकार के, मुझे जवाब देने दीजिएगा। वकील आपके पक्ष के होते, मुझे जवाब देने दीजिएगा, मत करिए प्लीज। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अपने टर्न का इंतजार करिए। और जब वकील राज्य सरकार के ऐसे हो तो अमीश जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कितना घटिया बयान दिया था, सबने टीवी पे देखा, पर वो बाइज्जत बरी हो गया। क्यों? तेलंगाना की सरकार ने स्पेशल कोर्ट में खड़े होके उनके वकीलों ने ऐसा जिरह किया, ऐसा जेहरे किया कि वो बरी हो गया। वैसे ही इनकी सरकार के वकील खड़े होकर, आप देखिएगा, जिनके प्रवक्ता खड़े होकर उसके बारे में जिसके हमने सीधे गोली चलाई, ठीक है, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अलका लांबा भी कुछ कहना चाह रही है। अलका लांबा सजा दिलाने के लिए क्या करें? अलका लांबा कांग्रेस कह रही है ये फिक्स्ड मैच है। कांग्रेस के एक सेकंड संजीव जी, अलका लांबा जी को मैं ले लूं, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लेता हूं। कांग्रेस कह रही है ये फिक्स्ड मैच है। क्या आपको भी लग रहा है जैसा आम आदमी पार्टी या ओवैसी साहब कह रहे हैं कि खासतौर पर अमनतुल्लाह खान ने बोला और ओवैसी साहब ने बोला कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? डू यू एग्री विद दिस? देखिए, वो क्या कहते हैं उससे एग्री डिसएग्री नहीं, मेरा अपना एक हमारा कांग्रेस का स्टैंड है। आपने ब्रेकिंग न्यूज बता रही हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आपने दिखाई, देश के गृह मंत्री ने कहा है कि एक मिसाल कायम की जाएगी, दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम तो उम्मीद कर रहे थे ये मिसाल जो अब कहा जा रहा है, जब 50 से ऊपर लोग 2020 में दिल्ली के दंगों में मारे गए, तब ये मिसाल क्यों कायम नहीं हुई? तब ये डर क्यों कायम करने में देश की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी आप
फेल हो गए कि दोबारा हिम्मत दिखाई जा रही है। ये सच है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बिना पुलिस की इजाजत के वो जो है शोभा यात्रा निकाली, उस पे एफआईआर हुई है नाबालिग बच्चों के हाथ में। मैं पूछना चाहूंगी सुधांशु जी से, किसने उन नाबालिग बच्चों के हाथ में बिना परमिशन के शोभा यात्रा में हथियार दिए? मौलाना साजिद रशीदी एंड शोएब जमाई। एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल। अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि विश्व के सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगे हैं। कहां है वो सीसीटीवी कैमरा की हकीकत? ठीक है संजीव झा जवाब दे दीजिए। एक सेकंड संजीव 10 सेकंड संजीव झा 10 सेकंड लेट संजीव झा रिस्पॉन्ड। संजीव झा बोलिए। क्यों नहीं अमानतुल्लाह के ट्वीट को रीट्वीट करने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल दिखाते? दोनों बातें क्यों दो ट्वीट करके शंख बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? संजीव झा जवाब संजीव झा जवाब लगते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री खामोशी से देखते रहे। सुन लीजिए ना, आपने बड़ा सवाल पूछा है। अमरतुल्लाह खान पे भी जवाब दे दीजिए, सीसीटीवी पे भी जवाब दे दीजिए। सुन आपने सवाल उठाया और सुन लीजिए दोनों बातें। पहले बात तो सुधांशु जी बहुत विद्वान प्रवक्ता, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कानून की समझ इनको इतनी होनी चाहिए कि सबूत पुलिस इकट्ठा करती है, फिर जुडिशरी पे आपको भरोसा होना चाहिए कि जुडिशरी सजा देती है। आप ये कहते हैं कि और उसको बेल मिल गया है, आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात कि उसी सीसीटीवी में आज जितने भी फुटेज आ रहे हैं, वही जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसी सीसीटीवी से फुटेज आ रहे हैं और उसी फुटेज पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो मुझे ये लगता है वो वीडियो को क्यों सच्चाई अब लोग क्यों घबरा रहे हैं आप? क्योंकि वो सरकारी दिल्ली सरकार के कैमरे हैं ना। मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके टीवी चैनल पे मैं ये कह रहा हूँ कि दोषी को बख्शा नहीं जाए, जिसने गोली चलाया उसको भी बख्शा नहीं जाए, जिसने प्रोवोक किया उसको भी बख्शा नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस आज इररिलेवेंट हो गई है और मुझे लगता है कि मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मौलाना साजिद रशीदी क्या आपको भी लगता है ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस सही काम कर रही है? पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने हमें सियासी डिबेट में बुला लिया और चुपचाप बिठाई रखा पौन घंटे से। दूसरे अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए शोभा यात्रा पहले भी निकली हैं और पिछले 70-80 सालों से या जब से हिंदुस्तान है शोभा यात्राएं निकल रही हैं, रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं। हमने वो जुलूस भी देखे हैं जहां मुसलमान शरबत बांट रहे हैं, भाईचारा और एकता की मिसाल बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जहां मस्जिदों पर झंडे लगाए जाएं, जहां मस्जिदों के सामने जुलूस रोककर जय श्री राम के नारे लगाए जाएं, तलवारें लहराए जाएं, तमंचे लहराए जाएं, जहां मस्जिदों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, तो आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ में, सुधांशु भाई बैठे हैं, मुहर्रम का जुलूस निकलता है या ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, क्या कभी किसी मंदिर के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाए मुसलमानों ने? क्या कभी किसी मुहर्रम के जुलूस में इस तरह की हरकतें हुई, तलवारें लहराई गई हो या अबदर नारे लगाए गए हो, किसी को प्रोवोक किया गया हो? जो 12 साल 15 साल के रशीदी साहब एक सेकंड आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात, रशीदी साहब एक तलवार कहां से आई? बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है कि मस्जिदों के आगे इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, तो वो गलत है अगर कोई भी इस तरह के नारे लगाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये नारे तो अचानक ही लगाए होंगे, गए होंगे। एक सेकंड सुनिए तो सही, एक बात बताइए, ये एक सेकंड देखिए रशीदी साहब सवाल सुनिए ना, आप पहला बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा? अमीश देवगन आप जज नहीं है। मैं तो बिल्कुल जज नहीं हूं, मैं तो एक सेकंड, मैं तो बिल्कुल जज नहीं हूं, लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। भूल जाइए मैं थोड़ी देर के लिए पत्रकार भी हूं। एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए भाई साहब रुकिए, आवाज आपके मुझे कम करनी पड़ेगी क्योंकि आप सवाल सुन ही नहीं रहे। मेरा 15 सेकंड सवाल सुन लीजिए, फिर आप 1 मिनट बोल लीजिएगा। एक बार बताइए, आपने बोला कि मस्जिदों के आगे नारे लगाए जा रहे थे, झंडे फहराए जा रहे थे, हालांकि झंडे वाली कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं कि ऐसा हो रहा होगा और ये गलत है जहां जहां भी ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो अचानक हुआ होगा, तो फिर ये पत्थर कैसे आ गए, फिर ये पेट्रोल पंप कैसे आ गए, फिर पत्थरों के जखीरे कैसे छतों पे मिल रहे हैं? ये बताइए, ये मतलब इकट्ठे करके रखे जाते हैं पत्थर? मैं जानना चाह रहा हूं ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं छतों पर इकट्ठे? पेट्रोल पंप क्या रखे जाते हैं ऐसे? बोतलों में पेट्रोल डाल के रखा जाता है क्या? मैं जवाब देता हूं। गुलेले रखी जाती है? मैं जवाब देता हूं जी। आप मुझे बताइए 12 साल के बच्चे के हाथ में तलवार क्यों आ जाती है और वो बच्चा टीवी पर आकर यूं क्यों कहता है कि मेरे फादर ने ये तलवार मुझे दी है कि बेटा तलवार लेकर जाओ? ये कहां से आ जाती है?
क्या ये अचानक आ गई? तो बता तो रहा है उनके फादर ने दी। जो तलवारें फहरा रहे हैं, आप ही तो जवाब दे रहे हैं, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। उनके फादर ने जवाब, उनके फादर ने तलवार दी, आप ही तो जवाब दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये कार्रवाई होनी चाहिए, आप उस फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बात को मैं ऊपर रख रहा हूं, उस फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? रशीदी साहब, मैं आपसे बड़ा सरल फादर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? एक सेकंड, पीसीआर कुछ दिक्कत है, आवाज नहीं जा रही रशीदी साहब के पास। रशीदी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? मिल रही, बिल्कुल पूरी मिल रही है। मेरी आवाज आपके पास, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल का जो जवाब दे दीजिए, ये अचानक नारे लगे तो ये अचानक पत्थर कैसे आ गए, गुलेले कैसे आ गई, पेट्रोल पंप कहां से आ गए? नहीं लगे। मुझे ये बताइए, या तो सामान्य तौर पर पेट्रोल पंप, गुलेले और पत्थर रखे जाते हैं आमतौर पे घरों पे, ऐसा होता है क्या छतों पर? भाई साहब, पत्थर सुनिए, पत्थरबाजी गलत है, मैं गलत कहता हूं, बिल्कुल गलत है, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये नारे अचानक नहीं लगे, वो झंडे मस्जिद पर अचानक नहीं फहराए गए, हनुमान चालीसा अचानक नहीं पढ़ा गया। ये तो जानबूझकर पहले से ऐलान मारने वालों की नहीं है, क्या उन लोगों पर कार्रवाई खाने वालों की है। बढ़िया, आपका निष्कर्ष बहुत शानदार है। आप मुझे कह रहे थे कि आप जज मत बनिए, लेकिन आपने तो फैसला भी सुना दिया है। जिन लोगों आपने तो जिले इलाही बन के फैसला भी सुना दिया है, होनी चाहिए। आपने तो मौलाना साहब जिले इलाही बन के फैसला भी सुना दिया है कि देखिए, पत्थर खाने वाला ही जिम्मेदार है। आप नहीं बोलोगे? पत्थर खाने वाला ही जिम्मेदार है, जिस पर पेट्रोल पंप चले वही जिम्मेदार है। जो पत्थर फेंक रहा था वो तो मासूम बच्चा है, उसे तो उकसाया गया। आप तो अपने चैनल पर खुद लोगों को धमकी देते हो भाई। ओके, आप तो अपने चैनल पर खुद धमकी देते हो लोगों को पकड़वाने की। बिल्कुल सही बात है। सवाल पूछ लिया, आपसे गलत सवाल पूछ लिया, पकड़वाओ इसको। मैं भी पकड़वाऊंगा इसको, मैं भी इसको जेल में डलवाऊंगा। जो बदतमीजी करेगा उसके साथ यही सलूक होगा, जो बदतमीजी करेगा उसके साथ यही सलूक होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछ लिया बदतमीजी नहीं है, आपसे सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है। आप ही की बात को सेकंड करता हूं। जिस चीज का कोई वीडियो नहीं है कि कहीं पर कोई झंडा लगा है, गोली चलाने वाले का वीडियो है, पत्थर मारने वाले का वीडियो, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं, चलिए झंडा लगाने की, घुसने की कोशिश की, तो क्या आप तालिबान में रहते हैं क्या? हाँ, तालिबान में रहते हैं या शरिया चलता है यहाँ पर? पुलिस को फोन करते 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती, सारा माहौल ठीक हो जाता, माथे में गोली मारोगे क्या? या चौथे माले पर बैठकर महिला पत्थर फेंक रही है पुलिस वालों पर? पुलिस वाले कौन सी गोली चला रहे थे भाई? वो कह रहे उकसाया जा रहा था। तो पुलिस वाले उकसा रहे थे क्या महिला को? कह रहे थे नहीं, तो पुलिस वाले उकसा रहे थे क्या? ठीक है, पॉइंट लगा रहे थे क्या? साजिद रशीदी, वो जो पुलिस वाला क्राइम ब्रांच का जांच करने के लिए पहुंचा था, वो भी उकसा रहा था क्या? सच्ची बात जब बोली जाए कान में उंगली लगा लो, सच्ची बात जब बोली जाए कान में उंगली लगा लो, ताकि विवर को न जाए और तुम्हें भी न जाए। सच बात मत बोलने दो। उकसा रहा था आपको क्या? आज ये बता दीजिए, सीधा जवाब दे दीजिए, इधर-उधर मत जाइए। आपने बोला एक बार भी कि पत्थर तलवार नहीं होनी चाहिए, आपने बोला एक बार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मौलाना की भी भाषा एक ही है, कांग्रेस की भी भाषा एक ही है, आम आदमी पार्टी की भी भाषा एक ही है। सारे सिर्फ तलवार लहराने वाले को गुनाहगार बता रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? गोली मारी उसको गुनाहगार नहीं बता रहे हो, जिसने पत्थर मारा उसको गुनाहगार नहीं बता रहे। एक करके बोलिए रशीदी साहब, आप टीवी पर बैठकर दंगा करा रहे हो। आप बोलिए एक सेकंड, शिवम और रशीदी साहब को दोनों को आप टीवी पर बैठकर दंगा करा रहे हो। रशीदी साहब, वो जो क्राइम ब्रांच की पुलिस की टीम वहां पहुंची, उस पे जो पत्थरबाजी हुई वो भी उकसा रहे थे। चलिए, वो लोग तो उकसा रहे थे, इसलिए उन पे पत्थर चल गए, तो वो क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले भी उकसा रहे थे, इसलिए उन पे पत्थरबाजी हुई। क्या जवाब है आपका? मैं गलत कह रहा हूं, उसको गलत है, बिल्कुल गलत है। वो पत्थरबाजी न पुलिस पे होनी चाहिए न पब्लिक पे होनी चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं उसको। तो इसका मतलब पत्थर चलाना पुराना ट्रेंड है जी? गलत कह रहा हूं उसको। शिवम त्यागी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई उकसाना नहीं था, कोई पत्थरबाजी नहीं थी। और इस देश के सारे हिंदू अगर देख रहे हैं तो समझ लें, कांग्रेस भी ये मानती है कि जहां जहां पे भी पत्थरबाजी हुई है देश के 9 राज्यों में, वहां पर सारे हिंदू जो थे वो बीजेपी के ही थे। चलिए दिल्ली छोड़ दीजिए, क्या खरगोन में भी सारे बीजेपी के ही थे जिनको घेरकर पत्थर मारे गए? क्या इसके अलावा आप करौली में जो मारा गया वो भी है, वहां पर भी बीजेपी वाले थे? इस देश के 9 राज्यों में हिंदुओं पर हमला हुआ, घेरकर पत्थर मारे गए, और यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बैठकर ये कह रहे हैं ठीक है, तो बीजेपी वालों ने करवा दिया। ठीक है, शोएब भाई ऑन स्क्रीन। ओके शोएब भाई, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंटेड सवाल है। शोएब भाई ऑन स्क्रीन। ओके, होल्ड ऑन। अलका जी होल्ड ऑन, सुधांशु जी होल्ड ऑन। शोएब भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शोएब भाई, लगता है आवाज नहीं जा पा रही। ओके, अलका लांबा, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, आपका प्रोग्राम पूरी दिल्ली और देश रुचि लेकर देखता है। मैं इस चीज का लाभ उठाते हुए दिल्ली और देश को हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी, खुद सोचिए,
इस राजनीतिक डिबेट से बाहर रहकर खुद सोचिए तमाशा हो क्या रहा है। कौन है सत्ता में, कौन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस व्यवस्था किसके अधीन है और कौन इन तमाशों को होते हुए देख रहा है। उनकी जवाबदेही तय कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। इस राजनीतिक डिबेट से सिर्फ तू मैं होगी। एक पार्टी एक पक्ष को दूसरे को बचा रही है और जो सत्ता में है वो अपना ठीकरा पूरा का पूरा उस विपक्ष के सर पर फोड़ देना चाहता है। कांग्रेस ठीक है, शोएब भाई मेरे साथ है। शोएब भाई, ठीक है, एक सेकंड शोएब भाई के बात है। सुधांशु मैं आपसे जवाब लूंगा, होल्ड ऑन, हल्का जी होल्ड ऑन। शोएब भाई आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? शोएब जी पहुंच रही है। शोएब भाई, आज बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा ने एक लेटर लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने ये बात को लिखा बहुत स्पष्ट ढंग से कि जो लोग चुनावों में हार रहे हैं वो इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है जो घटना हुई जहांगीरपुरी के अंदर, या फिर 9 ऐसे राज्य अब हो गए हैं जहां पर हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाए गए हैं, ये प्लान्ड और सुनियोजित है? भाई, दिल्ली पुलिस ने शाम को महेश शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो बजरंग दल का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर था, जिस पर इल्जाम है कि बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकाली और उस यात्रा में तमंचे थे, कट्टे थे, भाला, बल्लम, छुरी, चाकू सब थे। उसको गिरफ्तार भी किया है। वो तो हार नहीं रहा था, वो किसी पार्टी से तो नहीं था, हालांकि बीजेपी का समर्थक था। तो जो ये अंसार का नाम लेते हैं, सही बात है, आप बार बार लीजिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन ये महेश शर्मा की भी गिरफ्तारी का वक्त जरूर दिखाइएगा और महेश शर्मा का नेम एंड शेम करके और वो तस्वीर जरूर चलाइएगा। दूसरी बात, चूंकि मैं तकनीकी खामियों की वजह से आरोपी है महेश शर्मा हो, लेकिन महेंद्र शर्मा हो या फिर दूसरा व्यक्ति हो, अंसार हो, आरोपी तो आरोपी है, आरोपियों को तो पकड़ा जा रहा है जी। और हम ही ने अपने कार्यक्रम में बताया, कि कितनी किसकी गिरफ्तारी हुई है। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि क्या आपको अंसार की भी, क्योंकि बार बार यही एक लाइन दी जा रही है, उकसाया गया होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस ढंग से पत्थर भी वहां पे पहुंच गए, पेट्रोल बम भी पहुंच गए, तमंचे भी पहुंच गए। आपने अंसार को नेम एंड शेम किया, आपने, आपका अपना पक्ष है। मैं महेश शर्मा को नेम एंड शेम कर रहा हूं, मेरा अपना पक्ष है। लेकिन इस बीच में एक मूल सवाल मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं, प्लीज इसमें कवर फायर मत दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत देर से जुड़ा हूं। सुधांशु जी ये बताइए कि आप लोगों की ये क्या साजिश चल रही थी? बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकालते हैं और तमंचों के बाद, और दूसरा ये डिंडी सत्याग्रह क्यों? ये डिंडी सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर आप वही कर रहे हैं जो हेगड़ेवार और बीएस मंजू कर रहे थे 1923 में। ठीक है, देश को बताइए कि 100 साल पहले भी यही काम किया था, मस्जिद के सामने भड़काने का काम। अब 100 साल बाद भी यही कर रहे हैं, मस्जिद के सामने भड़काया गया। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, भड़काया गया होगा, वो तो अचानक हुआ होगा, लेकिन पत्थर भी अचानक पहुंच गए, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा। पेट्रोल बम भी अचानक पहुंच गए, कोई अचानक नहीं हुआ, मैं सब बहुत साजिश संक्षेप है। में एक बात कहता हूं। बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी मिलकर पहली बात मैं कहना चाहता हूं, कट्टे तमंचे लोगों को देकर के अंसार के लिए छाती को पीट रहे हो बिना साजिश के। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है सुधांशु जी, ये बताइए आप। ठीक है सुधांशु जी, साजिश आपकी है। देखिए शोएब जमाई देर से जुड़े, देखिए शोएब जमाई देर से जुड़े और नेम और शेम की बात करते करते कितनी अच्छी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने अपने मुंह से कहा एक व्यक्ति का नाम लेकर जो बकौल इनके भाजपा समर्थक है और उस पर कार्रवाई हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां को शेम कर दिया जो कह रहे थे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शोएब जमाई ने ही उनका उत्तर दे दिया, देर में जुड़े थे शायद सुन नहीं पाए होंगे, तो हकीकत उनके मुंह से सामने आ गई। दूसरा, इस बात का जवाब न मौलाना साहब ने दिया न कोई दे रहा है कि भाई अगर मान लिया इनके हिसाब से रथ जो यात्रा वाले तो उकसावे के लिए हथियार लेके चल रहे थे, वो मकानों पे जो पत्थर थे वो बुत परस्ती के लिए रखे गए थे। एक ही प्रकार के पत्थर प्रचुर मात्रा में वो बुत परस्ती के लिए थे। चलिए अब मैं समाधान की बात करता हूं। जो अलका जी ने कहा उस बिंदु से एक बात लेता हूं। जब यहां पर कहा जा रहा सारी समस्या इसलिए है कि अगर सीसीटीवी प्रचुर मात्रा में होते तो समस्या नहीं थी, तो पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता दें कि कितनी मस्जिदों और मदरसों पे उन्होंने लगा रखे सीसीटीवी, मंदिरों पर भी बताएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं शोएब जमाई और मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं,
हूँ कि बताइए मस्जिदों में सीसीटीवी लगवाएंगे अंदर और बाहर दोनों, क्योंकि मस्जिदों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दामने रहमत की वजह से वक्फ बोर्ड के अंतर्गत यह अधिकार एक एक करके बोलिए, पहले सुधांशु बोलने फिर आप बोलिए, ना हो चिल्लाइए नहीं मान्यवर। एक एक करके ना, शोएब जी भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने मौके पर एक एक करके बोलिए ना। शोएब जी भाई होल्ड ऑन। अरे भाई आप इस चैनल पर बहुत बेपढ़ी लिखी बात बोल चुके हैं, कम से कम इस समय मर्यादित व्यवहार करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मौलाना साहब और शोएब जमाई यहां कहे कि मंदिर के अंदर और बाहर जैसे सीसीटीवी लगे रहते हैं, गर्भगृह के अंदर भी लगा रहता है, मस्जिदों में गेट पर अंदर बाहर सीसीटीवी लगवाएंगे ताकि आगे से आरोप प्रत्यारोप। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, आपको जाना है, आपको जाना है, आप जा भी सकते हैं, लेकिन शोएब जी भाई 30 सेकंड में इसका जवाब दें। शिवम त्यागी, दौरा दुश्मन जो है, दुश्मन रहा है हमारा दौरा जमाना। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी साहब, ये कुछ तो बात है। और ये डिंडी यहाँ से सत्याग्रह पे क्यों नहीं बोलते, जो बीएस मंजू और यहाँ से हेगड़ेवार साहब ने निकाली थी 1923 में कि मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाएंगे, हुड़दंग करेंगे। ये इनके किताब में, इनके आइडियोलॉजी में ये दिक्कत है, इसलिए ये साजिश है भाई। देश को बताइए ना, क्यों नहीं बताते? 27 आइडियोलॉजी नहीं है ये डिंडी सत्याग्रह। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं अमीश जी, मैं आपके यहां पर बिल्कुल इस प्रोपेगेंडा को नहीं चलने दूंगा। हर आदमी कभी पुलिस को कोट करता है, किसी शर्मा का नाम लेके पुलिस को मान लेता है। पुलिस ने कहीं नहीं कहा कि मस्जिद पर झंडा लगाया गया वहां नारे लगाए गए, कोई नारे नहीं लगा वहां, कोई झंडा नहीं लगा वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे सिर्फ, और आपसे बर्दाश्त नहीं हुए। जैसे त्रेता युग में जय श्री राम के नारे राक्षसों से बर्दाश्त नहीं होते थे, ऐसे इनसे नहीं हुए, और इस वजह से इन्होंने लोगों को घेरा, वहां पर पत्थर मारे, वहां पर गोली मारने की कोशिश की, कोई नारा नहीं लगा वहां पर गलत, किसी मुसलमान को कोई गाली नहीं दी गई। झूठ बोल रहे हैं ये बैठकर, और अगर सच बोल रहे हैं तो वीडियो लाकर दिखाएं, और अगर सच आम आदमी पार्टी के विधायक बोल रहे हैं कि वहां पर गालियां दी गई मुसलमानों को, तो प्लीज आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया, दिखाइए कौन सी वीडियो है, दिखाइए कौन सा फोटो है, दिखाइए कहां पर झंडा लहराया गया। फालतू का प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर झूठ बोले जा रहे हैं, कोई नारा नहीं लगा गलत। आपसे जय श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता आपसे राम मंदिर बर्दाश्त नहीं होता। आप नहीं देख पाते बाबरी की जगह जहां राम मंदिर पहले था वहां है, इस वजह से आप उन सब चीजों का बदला लेने की बार बार कोशिश करते हैं। और बता दीजिए इस देश के हिंदुओं को कि आपके घर के आगे से ना निकले, क्योंकि आप तो पत्थर रख के बैठे हैं हर घर पे, जवाब देने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। शोएब जमाई आंसर दिस बिग क्वेश्चन। शोएब जमाई एक सवाल शोएब जमाई को दिखाइए। शोएब जमाई इत्मीनान से सवाल सुनिए, आवाज मिल रही है आपको पूरे ढंग से मेरी? शोएब जमाई आवाज मिल रही है आपको? भाई आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है, बताइए। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी आ रही है, बोलिए। शोएब जमाई सवाल मेरा बड़ा सीधा है, ठीक है उधर आपका जो आरोप है, ये पुलिस ने नहीं कहा, आपका आरोप है कि वहां पर नारे लगाए जा रहे थे, उसका वीडियो सबूत आप दीजिए और सार्वजनिक करिए। पॉइंट नंबर 2, अगर नारे लगाए जा रहे थे, जो कि वहां पर नारे लगे और अचानक ही मुसलमानों को पता लगा होगा वहां पर कि नारे लग रहे हैं, तो पत्थर कहां से आया वहां पर? पेट्रोल बम छतों पर कहां से आया? क्या आप अपनी घर की छत पर पेट्रोल बम और पत्थर रखते हैं सामान्य तौर पर? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, रखते हैं क्या? पहली बात तो सी ब्लॉक जहांगीरपुरी की जामिया मस्जिद में न सिर्फ झंडे फहराए गए बल्कि बेअदबी भी की गई और मां बहन की गालियां लगाई गई। ये इमाम साहब ने बयान दिया है और ये रिकॉर्ड में भी है। अरे एक सेकंड आप इमाम साहब को कोट कर रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस को कोट कर रहा हूं जी। मुझे किसी इमाम से ज्यादा भरोसा अपनी दिल्ली की पुलिस पर है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ वहां पर। अब मुझे इमाम साहब की बात झूठी नहीं लगती है। आपको इमाम, देखिए यही फर्क है, मुझे भारत के संविधान पे भरोसा है, आपको इमाम साहब पे भरोसा है। अगर ये दंगाई दंगा नहीं कर रहे थे, महेश शर्मा को क्यों गिरफ्तार किया? पर्टिनेंट सवाल, अगर ये दंगाई दंगा नहीं कर रहे तो महेश शर्मा क्यों गिरफ्तार हुआ? 8 लोग जो दंगाई कर रहे हैं, इमाम पे भरोसा है, तो इमाम पे भरोसा है तो सरिया नहीं है यहाँ पर। आपके इमाम पर जो भरोसा है हम उसको नहीं मानेंगे, वो इमाम हिंद नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस कहेगी, जो कानून कहेगा, जो कोर्ट कहेगा, वो माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर इमाम साहब को इतना ही सब कुछ पता है, 1000 लोग वहां पर, शुक्रिया। देखिए डिबेट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, ये डिबेट यहाँ पर शुरू हुई है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा बड़ा सवाल है और मेरा कंक्लूजन, निष्कर्ष इस डिबेट में नहीं निकल सकता, पत्थर कहां से आए?
वो पत्थर कहां से आए, पेट्रोल बम कहां से आए, और इन्हें तो इमाम पे भरोसा है और हिंदुस्तान को तो अपनी पुलिस पे ही भरोसा होगा ना। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए। फिलहाल ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। हमारे साथ अमन चोपड़ा जुड़ रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। पत्थरबाज आतंकी आज का हैशटैग है हमारा, पत्थरबाज आतंकी। आतंकी तो है, तो जिहादी पत्थरबाजों का आतंकियों की तरह इलाज क्यों ना किया जाए। आज हम डिबेट करेंगे, ये सवाल उठाने की कोशिश करेंगे। पत्थरबाज आतंकी हमारा हैशटैग है और हम कह रहे हैं आतंकी तो है, मतलब दंगाई पत्थरबाज आतंकियों जैसा इलाज। जिस